मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे आणि प्रिंट मीडियाच्या पत्रकारांचं महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या या महत्त्वपूर्ण विषयावरच्या पत्रपरिषदेमध्ये खूप खूप स्वागत। आज अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर आपल्याला अवगत करण्यासाठी ही प्रेस कॉन्फरन्स बोलवण्यात आलेली आहे। आज देशामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे गैर भाजपेतर सरकार आहे, विशेषतः महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल, इथे ते सरकार अस्थिर कसं करायचं याचे प्रयत्न सातत्यानं भाजपाकडून होत असलेले आपण स्पष्टपणे पाहतो आहे। गेल्या 2 दशकापासून राज ठाकरे साहेब मनसेचे प्रमुख सातत्यानं उत्तर भारतीयांच्या विरोधामध्ये मुंबईमध्ये भूमिका घेत आहेत आणि उत्तर भारतीयांना किंवा भारतामध्ये राहणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला, तो दक्षिणेतला असो, उत्तरेतला असो, उत्तर पूर्वेमधला असो किंवा पश्चिममधला असो, या सर्वांना आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र असलेलं मुंबई इथे येऊन आपलं नशीब आजमावण्याचा अधिकार हा संविधानानं दिलेला आहे। त्याचं रक्षण करण्याचं काम केवळ आणि केवळ काँग्रेसने केलेलं आहे। आज अशी एक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की भाजपचेच बी टीम मनसे म्हणून महाराष्ट्रात काम करत आहे आणि भाजपचेच एक खासदार उत्तर प्रदेशचे ब्रिजभूषण सिंह यांनी जोपर्यंत राज ठाकरे उत्तर भारतीयांची माफी मागत नाही तोपर्यंत त्यांना उत्तर प्रदेश अयोध्येमध्ये पाय ठेवू देणार नाही अशा पद्धतीची धमकी दिलेली आहे। असो, राज ठाकरेंनी देशभरात कुठेही जावं, तो त्यांचाही संविधानिक अधिकार आहे, पण काँग्रेसचा हा प्रश्न आहे आज भाजपला, विशेषतः महाराष्ट्रातले भाजपचे प्रमुख नेते असलेले विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय चंद्रकांतदादा पाटील। आता कोल्हापूरचे लोक त्यांच्याबद्दल असं म्हणतात की त्यांना आम्ही हद्दपार केलेला आहे, पुण्यातली म्हणायला लागले आता पुण्यातूनही आम्ही हद्दपार करू, तो भाग वेगळा। त्यांची या संदर्भामध्ये आता काय भूमिका आहे ते उत्तर भारतीयाच्या संदर्भामध्ये राज ठाकरेंनी माफी मागितल्याशिवाय सार्वजनिकरित्या त्यांना अयोध्येत येऊ देणार नाही असं त्यांचे जेव्हा खासदार म्हणतात, या संदर्भामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांची महाराष्ट्रामध्ये काय भूमिका आहे, ते माफी मागणार आहेत किंवा नाही, माफी मागितल्याशिवाय त्यांना जाऊ देणार की नाही, या संदर्भामध्ये त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असं आमचं मत आहे। भाजपनं सातत्यानं धर्माच्या नावावर प्रभू रामचंद्रांचा वापर केला, आता ते हनुमानाचा वापर करत आहेत। दोन्हीही देव आहेत आणि त्यांच्या संदर्भातली आस्था, पूजा, सन्मान हा प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये आहे। आपण बघितलं असेल की अयोध्येच्या राम मंदिर बांधणीमध्ये भ्रष्टाचार करणारे लोक कोण? विश्व हिंदू परिषदेने कारसेवकाच्या संदर्भामध्ये 14 कोटीचा भ्रष्टाचार केला, हे विश्व हिंदू परिषदेच्या संतांनी उपस्थित केलं। आज त्याच पद्धतीनं केवळ मताच्या बांधणीसाठी हे लोक या महाराष्ट्रामध्ये एक समाज दुसऱ्या समाजापुढे उभं करण्याचं काम करत आहे। त्याच्यामध्ये अनेक बी टीमा निर्माण होत आहेत। त्या बी टीमा आपण पाहिल्या, राज ठाकरे, नवनीत राणा, रवी राणा यांचा वापर करून या गोष्टी होत असताना आता आमच्यासारख्या समोर हा जो आहे रामनाम जपना, पराया माल अपना, हा जो धंदा आहे भाजपचा, तर त्यांनी आता त्यांची जी भूमिका आहे ती स्पष्ट करावी। केवळ उत्तर भारतीयांचे मते धर्माच्या नावावर घेऊन हा जो सातत्यानं 2 दशकापासून विरोध सुरू आहे, ज्याच्यामध्ये काँग्रेसनीच केवळ एकमेव पक्ष ज्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली की हा प्रत्येक भारतीयाचा संविधानिक अधिकार आहे। मुंबईमध्ये येऊन अनेक देशातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या लोकांनी जगभर कीर्ती मिळवल्या, नाव कमवल्या, अशा पद्धतीची संधी मुंबईनं सगळ्यांना दिली आहे, महाराष्ट्रानं दिलेली आहे। आतापर्यंत बोलले नाही, आता तुम्ही त्यांचा वापर करून घेतला, आता तुम्ही बोलणार आहात का? हा आमचा एक छोटासा पण महत्त्वाचा प्रश्न जो आहे तो प्रश्न आपल्यासमोर आम्ही भाजपला, विशेषतः देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि चंद्रकांतदादा पाटील साहेब यांना आम्ही करतोय, त्यांनी त्यांची भूमिका या संदर्भामध्ये स्पष्ट करावी।
आपल्याला काही विचारायचं असेल तर आपण विचारू शकतो. सर, हे राणा दाम्पत्याची ऑर्डर आज सर्वांसमोर आलेली आहे. त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे की त्यांनी काही विधानं मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात किंवा आक्षेपार्ह वापरली, मात्र तरी देखील राजद्रोहाचं जे कलम आहे ते लागू होत नाही या प्रकरणामध्ये. या सगळ्या प्रकारात खरं तर सरकारला चपराक बसली असं बघायला मिळतंय. नाही, असं आहे की हे काही भाजपचं सरकार नाही आहे की जे संस्थांचा, आपल्या हाताखाली असलेल्या पोलीस संस्थांचा, तपास संस्थांचा वापर करेल. जो काही गुन्हा दाखल केला तो पोलिसांनी दाखल केला आणि पोलिसांसमोरचं त्यांचं वर्तन, मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भातली त्यांची वक्तव्ये आणि हे सगळं बघत असताना महाराष्ट्रातलं वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न जो नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी केलेला आहे त्या संदर्भात पोलिसांनी केलेली ती कारवाई आहे. आपण बघितलं असेल की अमरावतीमध्ये हनुमान मंदिरामध्ये हनुमान चालिसा 2000 महिलांना, लोकांना घेऊन नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी केला. त्याला कोणी विरोध केला नाही. पण कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करायचा, महाराष्ट्राचं सरकार खाली होण्याचं जे भाजपचं षडयंत्र आहे त्याला बी टीम म्हणून मदत करणे, मुख्यमंत्र्यांना धमक्या देणे, हा जो प्रश्न आहे हा पोलिसांनी कदाचित त्या अर्थानं बघितला असेल. आम्ही कोर्टाच्या निर्णयाचा सन्मान करतोच, पण ही सगळी परिस्थिती जी आहे ती पोलिसांनी लावलेला गुन्हा आहे, त्या सरकारचा काही संबंध नाही आहे. नाहीतर जसं ईडी, CBI, इन्कम टॅक्स केवळ विरोधकांच्या घरात घुसतं आणि त्याच्यातलं काही निघत नाही. ईडीचा तर रेकॉर्ड आहे, 1800 केसेस केल्या 2014 पासून. फक्त 7 ते 8 आणि ते व्यापाऱ्यांवरच्या सिद्ध होऊ शकल्या, बाकी कोणत्याही राजकीय नेत्यावरच्या कारवाई ज्या आहे त्या सिद्ध झाल्या नाही आहे. CBIच्या सुद्धा सिद्ध झालेल्या नाही आहे. उलट चांदीवाल कमिशननी माजी गृहमंत्री जे आहेत त्यांना क्लीन चिट दिलेली आहे. म्हणून तुमचंही सरकार टेट फॉर टॅटची भूमिका घेते का? नाही, म्हणून तेच सांगत आहे ना मला की आमच्याकडे EOW आहे, अँटी करप्शन ब्युरो आहे, त्याचा आम्ही वापर नाही करत. ज्या तक्रारी आहेत, जे पोलिसांचं काम आहे ते निष्पक्षपणे करतात आहेत, त्याच्यावर काही सरकारचा दबाव ठेवण्याचं कारण नाही. आणि अशी मोडस ऑपरेंडी कधीच काँग्रेसची राहिली नाही किंवा काँग्रेसपरनी सरकारांची पण राहिली नाही. सर, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की येत्या 2 आठवड्यामध्ये इलेक्शनची तारीख डिक्लेअर करा. 14 जवळपास महानगरपालिका आहेत. ओबीसी आरक्षण हा प्रश्न अजून पण प्रलंबित आहे. काय भूमिका आहे सरकारची आणि भाजप काँग्रेसची? नाही, काँग्रेस एकदम कटिबद्ध आहे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होऊ नये. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अशी भूमिका घेतली आहे आणि आता निवडणूक आयोगावर ही जबाबदारी आहे की त्यांनी निवडणुका कधी घ्याव्या. काही निसर्गाचे प्रश्न आहेत, पावसाळा येतो आहे, त्या अनुषंगाने त्यांनी विचार करावा. आणि ओबीसीच्या विना जर आम्हाला निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर ओबीसीचं जे आरक्षण आहे, ओबीसीच्या ज्या जागा आहे त्याहूनही जास्त जागा काँग्रेस ज्या आहे त्या ओबीसीसाठी लढवतील. 12 जुलैला पुढची डेट आहे आणि जो महाराष्ट्राने कायदा केलेला आहे त्या महाराष्ट्राने केलेल्या कायद्याच्या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्टाचं काय म्हणणं आहे त्याच्यानंतरच पुढची दिशा ठरेल. पण काँग्रेस ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं राजकीय आरक्षण हे टिकलं पाहिजे याच्यासाठी संपूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न करणार, भाजपसारखं नाही. तर संजय राऊतांनी संकेत दिलेले आहेत की महानगरपालिकेत कदाचित महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढवेल. काँग्रेसची काय भूमिका आहे? तो आजचा प्रश्न नाही आहे, त्याच्या संदर्भामध्ये प्रदेशाध्यक्ष भूमिका घेतील. आजचा विषय एवढाच की देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ब्रजमोहन सिंह खासदार यांनी जी भूमिका घेतलेली आहे उत्तर भारताच्या संदर्भातली की माफी मागावं राज ठाकरेंनी, त्या संदर्भामध्ये या 2 नेत्यांचं महाराष्ट्रात काय म्हणणं आहे ते त्यांनी स्पष्ट करावं. हे नाही बोललो. पिछले 2 दशक से महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई, पुणे जैसे और नागपुर जैसे शहरों में उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक मुहिम मनसे ने चलाकर रखी थी. उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रताड़ित किया गया, बर्बरता से मारा गया. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उन्हें सम्मिलित होने से भी रोका गया. इसके कई सबूत जो है वो पब्लिक डोमेन में है. 2014 के बाद जिस तरह से भाजपा ने अपनी अलग अलग जगह जो बी टीमें बनाई है, बी सी डी ऐसे कई टीमें बनाई है, उसी तरह से मनसे का इस्तेमाल उन्होंने महाराष्ट्र में किया है. जब राज ठाकरे साहब इन्होंने ऐसी घोषणा की कि वे अयोध्या में जाएंगे, प्रभु रामचंद्र के मंदिर में जाएंगे, तब उत्तर प्रदेश के सांसद ब्रजमोहन सिंह इन्होंने ये घोषणा की कि वे उन्हें
उत्तर भारतीयों की पहले सार्वजनिक स्वरूप पर माफी मांगनी चाहिए, उसके सिवा हम उन्हें यूपी में आने नहीं देंगे। कांग्रेस की भूमिका पहले से स्पष्ट रही है। भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं पर भी जाकर अपनी किस्मत आजमा सकता है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। और केवल कांग्रेस ने ही इसके खिलाफ पहले से अपनी भूमिका प्रखरता से रखी और कानून व्यवस्था रखी, और ऐसे कई लोगों को मौके दिए जो महाराष्ट्र में आए, मुंबई में आए विशेषकर, और अपनी किस्मत आजमाई और अपना नाम कमाया, महाराष्ट्र का भी नाम बढ़ाया और भारत का भी नाम बढ़ाया। लेकिन आज जो राजनीतिक इस्तेमाल भाजपा ने महाराष्ट्र में मनसे और रवि राणा और नवनीत राणा जी का किया है, आज जो माफी मांगी गई है और जो धमकी दी गई है, उसके संदर्भ में विशेषकर महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता विपक्ष माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, उनकी इस प्रति क्या भूमिका है? क्या वे आदरणीय राज ठाकरे जी को उत्तर भारतीयों की माफी मंगवाएंगे? क्या वो इस ब्रजमोहन सिंह की भूमिका से वो सहमत है या नहीं है? उसका जवाब उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को देना चाहिए। ये कांग्रेस की स्पष्ट मांग है। तो क्या कांग्रेस ये भी मांग करती है कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों की माफी मांगनी चाहिए? कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है। भारत के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं पर भी जाकर अपनी किस्मत आजमा सकता है, व्यापार कर सकता है। उसे ऐसा अधिकार देश के संविधान में आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, और उसकी रक्षा जो है वो कांग्रेस ने की है। सवाल भाजपा ने उठाया है, सवाल भाजपा के सांसद ने उठाया है। क्या इस सवाल से कांग्रेस सहमत है? कांग्रेस इस सवाल का समर्थन करती है? नहीं, कांग्रेस का समर्थन का या कांग्रेस के विरोध का सवाल ही खड़ा नहीं होता यहां पर। आज भूमिका स्पष्ट करनी है देवेंद्र फडणवीस जी को और चंद्रकांत दादा पाटिल जी को कि उनका क्या कहना है। केवल मतों के लिए उत्तर भारतीयों का इस्तेमाल करना और जब उन पे संकट आती है तो दो हाथ दूर रहना, ये जो धर्म की और क्षेत्रीय राजनीति भाजपा आज तक महाराष्ट्र में करती आई है, उसका उससे जवाब देना पड़ेगा और आज उनकी इस बारे में भूमिका लेना पड़ेगी। राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का जो मामला दर्ज किया गया, उसको लेकर कोर्ट ने सवाल उठाया है, कहा है कि राजद्रोह का मामला इसमें नहीं बनता। एक्सपर्टीज का भी ये कहना है। देखिए, ये पुलिस महकमे ने जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण हुई, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक संस्था है, वो एक संवैधानिक पद है, उनको धमकियां दी, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की, और जो हिंदू संस्कृति में पूजा अर्चा मंदिरों में करने की प्रथा परंपरा है, घर में भी हम मंदिरों में करते हैं, कहीं बेडरूम में, कहीं लिविंग रूम में, या कहीं सामने ग्राउंड में आकर नहीं करते हैं। अगर हम पंडाल भी डालते हैं तो हम पहले प्राण प्रतिष्ठा करते हैं भगवान की, उसके बाद ही पूजा करते हैं। तो ये जो इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को खराब कर सरकार को नीचे खींचने की जो कोशिश की गई है, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने वो कार्रवाई की होगी। लेकिन हम जो निर्णय न्यायालय ने दिया है उसका सम्मान करते हैं, और कांग्रेस की पहले से यह भूमिका रही है कि ये देशद्रोह का जो मामला है, जो कलम है 124 है, इसे हटाया जाए। दुर्भाग्यवश हमारी सत्ता नहीं आ पाई केंद्र में। आज केंद्र में भाजपा की सत्ता है। हम मांग करते हैं, भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में भी है, वो ऐसा बिल लाए, उसे कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। लेकिन राणा दंपति ने जो महाविकास आघाड़ी को चैलेंज किया था, क्या उस पूरे मामले को हैंडल करने में महाविकास आघाड़ी फेल साबित? देखो, कानून व्यवस्था खराब करने की उनकी कोशिश नाकामयाब कर दी। उसके लिए हम महाराष्ट्र पुलिस का, विशेषकर मुंबई पुलिस का अभिनंदन करते हैं। जो उनकी मंशा थी, जो उनका राजनीतिक मकसद था भाजपा के साथ मिलकर करने का, उसे आपने देखा होगा पूरी तरह से फेल कर दिया है, वो असफल हो गए हैं। और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में, शाहू फुले आंबेडकर जी के महाराष्ट्र में आज शांतता कायम है, शांति है, और महाराष्ट्र विकास की तरफ
तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। वो आज नंबर 1 पर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर तो जीएसटी कलेक्शन से लेकर इनकम टैक्स कलेक्शन से लेकर डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शंस सारों को लेकर आज महाराष्ट्र देश में नंबर 1 है और इसका श्रेय महाविकास आघाडी के प्रशासन को जाता है। सर, दिलीप सोमय्यांनी असा आरोप केला आहे की नवनीत राणा या मागासवर्गीय आहेत आणि म्हणूनच त्यांना इंग्रज जशी वागणूक द्यायचे कैद्यांना तशी वागणूक दिली गेली। ते इंग्रजांचे मित्र आहेत पूर्वीच्या काळापासून आणि इंग्रजांशी त्यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे। इंग्रजांकडनं जेल, इंग्रजांना फाशी ही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी, स्वातंत्र्यवीरांनी घेतली। त्यांनी तर पेन्शन घेतलेले आहे, नोकऱ्या घेतलेल्या आहे, त्यामुळे त्यांना जास्त माहिती आहे इंग्रज कसे वागत होते। आम्ही सर्व आमच्यासाठी भारतीय नागरिक आहेत आणि त्यांना कसल्या पद्धतीची एक सन्मानाची वागणूक जी आहे ती मिळत होती याचं स्पष्ट व्हिडिओनी जे आहे ते संजय पांडेजी जे आदरणीय कमिशनर मुंबईचे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे। त्यामुळे एक खासदार आणि आमदार यांना सन्मानाची वागणूक मिळाली हे स्पष्ट आहे, पण हा कांगावा आहे। आणि भाजप जे म्हणत होता आमचा काही संबंध नाही आहे, भाजप जे म्हणत होता आमचा काही संबंध नाही, क्रोनॉलॉजी एकदम स्पष्ट आहे। देवेंद्र फडणवीस उतरतात, किरीट सोमय्या उतरतात, आशिष शेलार उतरतात, तर मग जी पोलिसांनी ॲक्शन घेतली की या महाराष्ट्रामधली कायदा व सुव्यवस्था ढासळून इथे महाविकास आघाडी सरकार कसं खेचता येईल याचा प्रयत्न आहे, तो प्रयत्न सपशेल फोल ठरला। मुख्यमंत्र्यांनी, गृहमंत्र्यांनी, महाविकास आघाडीनी कडकपणे, अतिशय कायदेशीरपणे या विषयात त्यांना यश मिळू दिलं नाही आणि म्हणून आता हे कांगावे सुरू आहे। सर, भीमा कोरेगाव या आयोगाच्या अहवालात मला वाटतं की हे विषय जे आहेत ते हे वेगळे विषय आहेत सगळे। सर, हा विषय दुसरीकडे जाईल, कारण माझा प्रश्नाचं उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बताया है कि आने वाले इलेक्शन चुनाव की तारीख डिक्लेयर कर दी जाए। मुंबई और समेत पूरे महाराष्ट्र में 14 महानगरपालिका और कई सारे स्थानीय चुनाव हैं और अभी तक ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो भी प्रलंबित है। कैसी रहेगी महाविकास आघाड़ी की? देखिए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कहना है वो उसमें दो बिंदु है। पहला बिंदु ये है कि जो कानून महाराष्ट्र सरकार ने पास किया था वो कानून 10 मार्च 2022 को किया था। उसके पहले जो चुनाव ड्यू थे वो चुनाव करवाए जाए, 2 हफ्ते में उसके बारे में निर्णय लिया जाए। तो ये सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र इनको करनी है। अगर ये हमने जो कानून पास किया है और ऐसा 8 राज्यों में देश के ऐसा कानून है कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों की चुनाव खुद डिक्लेयर करे, डिलिमिटेशन खुद करे, तो ये अधिकार जो है वो कानून की जब समीक्षा होगी, मध्य प्रदेश के कानून की समीक्षा प्रलंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये कानून की जब समीक्षा हो जाएगी उसके बाद में ही इसके बारे में कुछ ठीक से कहा जा सकेगा। अभी तो महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग के पलड़े में ये बात है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस 100% ओबीसी का स्थानिक निकायों में जो आरक्षण है उसके प्रति बाध्य है, कटिबद्ध है। अगर ये बिना आरक्षण के चुनाव होता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, तो जो 27% आरक्षण की सीटें जो है ओबीसी की, उससे ज़्यादा सीटें ओबीसी को निकाय के चुनाव में दी जाएगी। अतुल जी, एक बड़ा मामला फिर से सामने आया है। पहले 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा था महाविकास आघाड़ी पे। अब पिंपरी चिंचवड़ के जो विशेष पुलिस महानिरीक्षक है कृष्ण प्रकाश जी, उन पर उन्हीं के महकमे के एक सहायक पुलिस आयुक्त हैं मिस्टर अशोक डोंगरे, इन्होंने 200 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया है। जमीन की खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर की जा रही थी और सारा लेन देन इन्हीं को करने कहा जा रहा था। इन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है, कैसे देखते हैं इसको? मेरे ख्याल से ये तो जहाँ तक परमवीर सिंह जी की बात है वो अभी चीफ जस्टिस रमन्ना साहब के बेंच के सामने वो प्रलंबित है उनके एंटीसिपेटरी बिल से लेकर। लेकिन चांदीवाल आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि परमवीर सिंह साहब ने कोई भी सबूत, केवल एक खत लिख के आरोप करने के अलावा कुछ किया नहीं है। ये होम मिनिस्टर से संबंधित मामला था, इसलिए मैंने स्पष्टीकरण दिया। जहाँ तक अधिकारी की बात है, आप कृष्ण प्रकाश जी के बारे में बात कर रहे हैं, पिंपरी चिंचवड़ के जो कमिश्नर थे, अधिकारी की जो बात है वो अधिकारी की बात है और वो मुख्यमंत्री को उन्होंने खत लिखा है, वैसी कंप्लेंट की है, तो उसकी जांच होगी
और जो दोषी होगा उसको सजा होगी। लेकिन भाजपा जिस तरह का नैरेटिव गढ़ती है, तो अब क्या हुआ, सीबीआई ने 4 करोड़ 29 लाख की बात रखी और फिर बाद में 1 करोड़ 73 लाख तक नीचे आए, और आज सीबीआई के पास भी कोई पुख्ता सबूत अनिल देशमुख जी के खिलाफ भी नहीं है। तो ये सारी बातें जो है, जो कहानी गढ़ी जाती है और बदनाम किया जाता है, तो ये 2012 से शुरू है। 2012 से 2G से लेकर कोल से लेकर आज तक जितने भी स्कैम हुए, उस स्कैम में कोई भी सबूत, एक चिट्ठा भी भाजपा के किरीट सोमैया से लेकर कोई भी दे नहीं पाया देवेंद्र फडणवीस जी तक। यहां तक जो 2G में जो न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक न्यायालय में बैठा रहा, लेकिन सबूत का एक चिट्ठा भी किसी ने मेरे सामने लाया नहीं। ये वास्तविकता है। तो ये भाजपा का जो प्रोपोगंडा है, वो प्रोपोगंडा देश समझता है। जिस दिन भाजपा की सरकार जाएगी और सही सरकार आएगी कांग्रेस की, और जब सारी इंक्वायरीज होगी नोटबंदी से लेकर, तो सारी सच्चाई जो है भ्रष्टाचार की इस देश की, एनपीए की बैंक से, सारी सच्चाई जो है वो देश के सामने अपने आप आ जाएगी। कृष्ण प्रकाश जी का आरोप है कि उसके पीछे भी बीजेपी है, आपका कहना? मेरा कहना किसी अधिकारी के संबंध में नहीं था। बीजेपी के आरोप विशेषकर कांग्रेस के खिलाफ होते हैं और वो बिना सबूत के होते हैं, और ये कई बार कई मौकों पर सिद्ध हुआ है। अधिकारी के ऊपर जो आरोप हुए हैं वो खत है, उसकी जांच कमेटी करेगी, या जो भी अधिकारी होगा करेगा, ईओडब्ल्यू करेगा या फिर एसीबी करेगी या फिर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। जो सच होगा वो सामने आएगा। केवल एक खत के ऊपर किसी के ऊपर आरोप नहीं मढ़ा जा सकता या गढ़ा जा सकता है, उसकी इंक्वायरी होगी।